हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, डेट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनमें से एक मेथड जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका आप यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल ऐसे 8 मेथड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के लिए। डेप्रिसिएशन निकालने के टोटल 8 मेथड्स हैं। क्लास 11 के लेवल पर आपको सिर्फ 2 ही मेथड्स के बारे में सीखना है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लास 11 अकाउंट्स के लेवल पर आपको सिर्फ ये 2 ही मेथड्स सीखना है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी नाम है। इस मेथड को हम ओरिजिन लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी नाम लिखा आ सकता है इस मेथड से डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए। तो आपको इस मेथड के दूसरे नाम याद होना जरूरी है। इसमें लिखा है अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a fixed percentage on the original cost of the asset। इसका मतलब है कि जब आप इस मेथड का यूज करते हो तो जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो एक फिक्स परसेंटेज से कैलकुलेट किया जाता है, जितनी भी आपकी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है किसी एसेट की और डेप्रिसिएशन की रेट 10% है बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप हर साल 2 लाख रुपए पर 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, जो हर साल फिक्स रहेगा। आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब है कि इस मेथड के अंदर जो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं उसका अमाउंट हर साल इक्वल रहता है। जैसे एग्जांपल में हमने 2 लाख के एसेट पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो उससे डेप्रिसिएशन 20,000 आया, तो ये 20,000 आपका हर साल सेम लगेगा। देन आगे लिखा है अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड by deducting the scrap value from the original cost of the asset and then by dividing the remaining balance by the number of years of its estimated life। इसका मतलब है कि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर दें और उसको डिवाइड कर दें उसकी लाइफ से, तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। बेसिकली इस लाइन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लास्ट लाइन में ये लिखा है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस मेथड में क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर जो आपकी सेकंड लास्ट लाइन थी वो आपका बेसिकली एक फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एसेट की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है और उसकी लाइफ जो है वो 10 इयर्स है, तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 18,000। ये 18,000 आपका हर साल चार्ज होगा एज डेप्रिसिएशन अमाउंट। आप चाहे तो डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 18,000 और ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख रुपए। तो अगर आप 18,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज में डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9% पर एनम। यहाँ पर दोनों डेप्रिसिएशन सेम ही है, बस फर्क इतना है कि पहला वाला आपका अमाउंट के अंदर है और दूसरा वाला आपका परसेंटेज के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए का 9% डेप्रिसिएशन निकालूं तो वो 18,000 ही आएगा। तो दोनों चीजें एक ही हैं, बस फर्स्ट वाले मेथड के अंदर हमने डेप्रिसिएशन को अमाउंट में कैलकुलेट किया है और सेकंड वाले फॉर्मूले में हमने डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट मेथड का यूज करना हो, कई बार आपको डायरेक्टली ही डेप्रिसिएशन की रेट क्वेश्चन में गिवन होती है। और अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट गिवन ना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आप कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दें और उसे डिवाइड कर दें लाइफ से, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा ईच ईयर।
तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इस मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस मेथड को यूज करने के क्या मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है सिंप्लिसिटी। इसमें लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड एज सच द मेथड इज वाइडली पॉपुलर। इसका मतलब है कि इस मेथड का यूज करने से आपका डेप्रिसिएशन काफी इजीली कैलकुलेट हो जाता है, काफी सिंपल मेथड है ये, और इसी वजह से इस मेथड को काफी सारे बिजनेसेस में यूज किया जाता है। इसलिए आखिरी में लिखा हुआ है कि द मेथड इज वाइडली पॉपुलर। तो ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल होता है इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना। तो पहला आपका एडवांटेज हो गया सिंप्लिसिटी। सेकेंड एडवांटेज है इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। इसमें लिखा है अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच ईयर, हेंस द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर नेट प्रॉफिट इज इक्वल। इसका मतलब है कि इस मेथड का यूज करने से आपका डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल इक्वल निकलता है, जिससे आपके P&L अकाउंट के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आता है। कि अगर आपके एसेट पर डेप्रिसिएशन 18,000 लग रहा है बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम अमाउंट को डेबिट करेंगे एज डेप्रिसिएशन, जो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपका होगा 18,000। और ऐसा करने से आपके नेट प्रॉफिट पे जो बर्डन होता है डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस का, वो इक्वल रहता है। तो ये मेथड इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे आपका जो एक्सपेंस का बर्डन है नेट प्रॉफिट पर, वो इक्वल रहता है। तो ये आपका सेकेंड एडवांटेज हो गया। देन आपका थर्ड एडवांटेज है एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। इसमें लिखा है कि अंडर दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन बी रिड्यूस्ड टू नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू, विच इज नॉट पॉसिबल अंडर सम अदर मेथड। इसका मतलब है कि इस मेथड का यूज करने से आप अपनी एसेट को पूरी तरह रिड्यूस कर सकते हो जीरो तक या स्क्रैप वैल्यू तक, जो आप किसी और मेथड में नहीं कर सकते। तो ये मेथड इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर आप एसेट को स्क्रैप वैल्यू तक रिड्यूस कर सकते हो और कई केसेस में जीरो तक भी रिड्यूस कर सकते हो। यानी अगर आपकी एसेट 2 लाख की है तो उसको आप पूरी तरह रिटर्न ऑफ कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो ये आपके 3 एडवांटेजेस हैं इस मेथड को यूज करने के। फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, सेकंड है इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, एंड थर्ड है एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। नाउ डिस्कस करते हैं कि इस मेथड के डिमेरिट्स क्या क्या हैं। तो डिमेरिट्स में सबसे पहला डिमेरिट है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इसमें लिखा है कि रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर as the asset becomes older, but as the equal depreciation is charged under this method each year. The total burden charged to profit and loss account in respect of depreciation and repair put together will not be equal each year. The total burden will be lighter in the earlier years and heavier during the later. इसका मतलब है कि जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो उससे आपकी इनकम पर ज्यादा बर्डन पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एसेट को परचेज करते हो तो उसके रिपेयर के खर्चे काफी कम होते हैं, पर जैसे जैसे आपकी एसेट पुरानी होती जाती है तो रिपेयर के एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि इस मेथड का यूज करने से आपका डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल लगेगा। तो एक तरफ आपके रिपेयर एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपका डेप्रिसिएशन भी सेम अमाउंट से हर साल लग रहा है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन और रिपेयर के चार्जेस को साथ में देखें तो आपके हर साल खर्चे ज्यादा लगेंगे, जिससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बर्डन ज्यादा आएगा। यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपका प्रॉफिट निकलेगा तो उससे प्रॉफिट भी लगातार कम होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों लगने से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उससे प्रॉफिट भी लगातार कम होगा। आगे लिखा है कि इस मेथड के अंदर आपके एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में तो कम होते हैं, पर जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं वैसे एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे रिपेयर और डेप्रिसिएशन के। तो ये आपका पहला डिमेरिट है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपेयर के एक्सपेंसेस लगातार बढ़ने से और डेप्रिसिएशन के इक्वल लगने से आपका प्रॉफिट लगातार कम होता है। तो ये आपका पहला डिमेरिट हो गया। सेकंड डिमेरिट है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। इसमें लिखा है
कि दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट. द अमाउंट वुड हैव अर्न इंटरेस्ट हैड इट बीन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. इसका मतलब है कि इस मेथड की यूज करने से आप इंटरेस्ट फैक्टर को कंसीडर नहीं कर पाते अकाउंटिंग करते टाइम. अगर इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी एसेट का अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करते, यानी अगर आप एसेट को खरीदने की जगह एसेट का अमाउंट अगर कहीं और इन्वेस्ट करते तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता, जिससे आपकी इनकम जनरेट होती. पर इस मेथड का यूज करने से जो आपकी इनकम जनरेट हो सकती थी उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. तो ये आपका डीमेरिट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एसेट 2 लाख रुपए की है और अगर आप 2 लाख की एसेट ना खरीदो और उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो तो उससे आपको 10% इंटरेस्ट मिल सकता है, जो आपके लिए इनकम होगी. पर इस मेथड का यूज करने से जो आपकी इनकम हो सकती थी उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके अंदर नहीं किया जाता है. तो ये एक डीमेरिट है. इसलिए यहां लिखा गया है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर. और आपका थर्ड डीमेरिट है अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू 0. इसमें लिखा है कि समटाइम्स even after the value of an asset is reduced to 0 in the books, it continues to be used in actual practice. इसका मतलब है कि कई बार एसेट को जब हम पूरी तरह रिड्यूस कर लेते हैं 0 तक, यानी आपने डेप्रिसिएशन लगाया और डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आपकी एसेट बिल्कुल 0 हो गई, उसके बावजूद भी हम उस एसेट को यूज कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के काम को करने के लिए, जो बिल्कुल गलत है. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी एसेट की वैल्यू को 0 तक राइट ऑफ करना एक अनरियलिस्टिक चीज है. आपकी अकाउंटिंग में ये गलत है, क्योंकि आप एसेट को यूज भी कर रहे हो और आपकी वो एसेट बुक्स में है भी नहीं. ये बिल्कुल गलत है. तो ये भी आपका डिमेरिट है, अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू 0. तो इस तरह आपके डिमेरिट भी कंप्लीट होते हैं. तो इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हो, और साथ ही हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन का बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए. फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.